मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, निवेश करना क्या कहलाता है, उदारीकरण क्या है, आयात निर्यात किसे कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को हल करके उसके आंसर को जानेंगे। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी व्यापार या विदेशी निवेश के माध्यम से जो देशों के बीच में एकीकरण होता है, यानी मान लीजिए कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो विदेशों के साथ व्यापार करती है या विदेश में इन्वेस्ट करती है यानी निवेश करती है और फिर देशों के बीच में एकता को बढ़ाती है, उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। यानी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। आप इसका ये भी लिख सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है सेकंड प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक का मतलब होता है रोक लगाना। क्या कारण थे कि रोक लगा दी गई थी और इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जितना भी विदेशी व्यापार था या जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, विदेशों में निवेश किया जा रहा था, उस पर रोक लगा दी गई थी। परंतु विदेशी प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता बढ़ रही थी और उत्पादकों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी था। 1950-60 के दशक में नए उद्योगों की स्थापना हुई, जिससे प्रतियोगिता का सामना करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में भारत के पास केवल जरूरी ही चीज़ें रह गई थी, जैसे मशीन, उर्वरक, पेट्रोल आदि आयात की अनुमति दी गई थी, यानी ये चीज़ें वो मंगवा सकते थे। सन 1991 के प्रारंभ से कुछ नीतियां बनाई गई और उसमें परिवर्तन किया गया। तब ये महसूस किया गया कि संसार में, विश्व में पूरी प्रतियोगिता का समय है। ऐसे में अपने आप को इस प्रतियोगिता के मुकाबले लाने के लिए, सुधार करने के लिए व्यापार के इस अवरोधक को बाद में हटा दिया गया। नंबर 3, लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है। यानी कि अगर कंपनियों को कानून में लचीलापन दे दिया जाए तो उसमें क्या मदद होगी कंपनियों को। कंपनियां अधिक लाभ अर्जित करने के लिए सबसे पहले सस्ती वस्तुओं की मांग करती है। यानी कंपनियां क्या चाहती हैं कि हमें लाभ कमाना है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग करती है जो उन्हें सस्ती मिल जाए। फिर कंपनियां अपनी लागत को कम कोशिश करती हैं कि कम लागत में हम कच्चा माल ले लें, और उसके बाद कच्चे माल में कटौती करते हैं। फिर वो श्रम भी ऐसा ढूंढते हैं, मजदूर भी ऐसा ढूंढते हैं जिन्हें कम मजदूरी देनी पड़े। ठीक है, इस तरह वर्ष भर के वेतन में ऐसे मजदूर ढूंढते हैं जिन्हें कि पूरा साल वेतन ना देना पड़े, तो वह ऐसे मजदूर ढूंढते हैं जिनसे काम ज़्यादा करवाएं और पूरा वर्ष काम कराने के बाद उन्हें कम वेतन दें। तो ऐसे में यदि श्रम कानूनों में लचीलापन आ जाएगा तो कंपनियां अधिक उत्पादन कर पाएंगी और विश्व में जो प्रतियोगिता उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। यानी कंपनियों के अंदर जो कानून है वो लचीलापन होगा तो उन्हें आसानी से उत्पादन भी होगा, श्रम भी सस्ता मिलेगा, भी और कर पाएंगी। अगला प्रश्न है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में अपनी कंपनियां स्थापित करती हैं और कंपनियां स्थापित करने के बाद निवेश करती हैं। वो वहाँ की स्थानीय कंपनियों को खरीदती हैं, उत्पादन करती हैं, उन पर पूरा नियंत्रण भी करती हैं। जैसे आपने देखा होगा, वस्त्र हैं, जूते हैं, चप्पल हैं इत्यादि सामान वो भारी मात्रा में लेती हैं और फिर इन पे अपने ब्रांड का नाम लगाकर बेचती हैं। इस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में भी व्यापार करके उस पर नियंत्रण करती हैं। अगला प्रश्न है, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? देखो, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार निवेश का उदारीकरण चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं ताकि उनके देश भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर सके, ताकि वो भी विकासशील देश जैसा सस्ता श्रम मिल जाए, संसाधनों का लाभ उठा पाएँ, अच्छे से निवेश कर सके। इसके लिए उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डालते देशों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये सही नहीं है। विकासशील देशों को विकसित देशों से भी मांग करनी चाहिए कि वे अपनी नीतियों में उदारीकरण की नीति को अपनाएं। कहने का मतलब है कि जो विकसित देश है वो विकासशील देशों से चाहते हैं कि उन्हें सस्ता श्रम, सस्ते साधन उपलब्ध कराएं और बदले में विकासशील देश को भी ये अधिकार है कि वो विकसित देशों से वो भी उदारीकरण की नीति की मांग करते हैं, ताकि किसानों की आर्थिक सहायता को बंद कर दिया जाए, जो व्यापार से संबंधित रुकावटें उसे खत्म कर दिया जाए
और विकसित देशों को भी विश्व व्यापार के संगठन के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। यानी जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, दोनों के लिए नियम और शर्तें एक जैसी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 6, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन पे शब्दों की व्याख्या कीजिए। यानी जो वैश्वीकरण है उसका प्रभाव एक समान क्यों नहीं। आपने देखा होगा सभी देशों में वैश्वीकरण तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी तेजी से अपनी भूमिका निभा रही हैं। परंतु वैश्वीकरण का प्रभाव जो है ना, वो सभी जगह एक जैसा नहीं है। वैश्वीकरण के जो अवसर हैं, जो लाभ है, केवल कुछ लोगों को मिल पाता है। किन्हें मिल पाता है? जो धनी लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनको मिल पाता है। परंतु जो गरीब हैं उन पर इसका उल्टा यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए वैश्वीकरण का गरीब लोगों पर, छोटे उत्पादकों पर, छोटे कर्मचारी व्यापारियों पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ पाता, क्योंकि केवल इसका लाभ बहुराष्ट्रीय कंपनी, बड़ी व्यापारिक कंपनी और धनी लोगों को ही मिल पाता है। व्यापार और निवेश की नीतियों का अगर उदारीकरण कर दिया जाए तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाता है? व्यापार और निवेश की नीतियों में यदि उदारीकरण का प्रयोग किया जाए तो इससे क्या होगा? जितना भी विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगे हैं, रुकावटें लगी हैं, उसे हटा दिया जाए और देश के विभिन्न बाजारों को एकीकरण कर दिया जाए, यानी मिला लिया जाए। आपस में संबंधों को बढ़ावा दिया जाए। व्यापार के जरिए निवेश को और विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। सभी प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाए। ऐसे व्यापार में उन्नति होगी और उदारीकरण के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करना होगा कि जिससे वैश्वीकरण की नीतियों को बढ़ावा मिल सके, यानी आय उपलब्ध कराना, अवरोधकों को हटाना, बाजार में एकीकरण लाना। इस तरह हम उदारीकरण के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायता। प्रश्न है, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष के बाद विश्व कैसा होगा? उत्तर दीजिए। देखो, वैश्वीकरण के भविष्य में जारी रहने की पूरी संभावनाएं हैं। जो भी वस्तुएं, सेवाएं हैं, पूंजी, उनका आदान प्रदान और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आज से 20 वर्ष बाद विश्व को एक बाजार बना दिया जाएगा, पूरे देश विदेश में वस्तुओं को बेचा और खरीदा जा सकेगा। इससे आपस में सहयोग बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा जो है, रुकावटें हैं वो खत्म हो जाएंगी, प्रतियोगिता बढ़ेगी, देश का विकास होगा और देश जो है महाशक्ति के रूप में उभर कर आएगा। इसका फायदे के लिए कुछ आवश्यक शर्तें, अनुकूल नियम भी बनाए जाएंगे। कृषि के क्षेत्र में भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो वैश्वीकरण के कारण क्या होगा? भविष्य में अच्छी खबरें, अच्छी सूचनाएं या अच्छा भविष्य देखने को मिलेगा।